हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि कैसे एक प्रोसेस को लर्न किया जाता है। जो भी विद्यार्थी इस चैनल से जुड़े हुए हैं वो एक एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो कैसे उस एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकते हैं, क्या उसका रोड मैप होना चाहिए, उसका क्या सिलेबस होना चाहिए, ये सारी बातें आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द टुडेज वीडियो विद द टॉपिक दैट इज नोन एज लर्न दी सेशन और लर्न दी प्रोसेस। सेशन को स्टार्ट करने से पहले जो सबसे पहला जो कोट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आप लोगों को पता होना चाहिए, दैट इज द फ्यूचर्स बिलोंग टू दोज हु प्रिपेयर फॉर इट टुडे। आज आप जो भी कर रहे हैं उसका आपको मेहनत का फल आपको भविष्य में मिलता है। इसलिए अगर आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं अपने भविष्य में तो आपको अभी अपने वर्तमान से अच्छा करना होगा। सो दैट्स व्हाई इफ यू आर विलिंग टू प्रिपेयर फॉर एनी एग्जामिनेशन यू मस्ट प्रिपेयर इन दिस टाइम एंड यू हैव टू यूटिलाइज दिस टाइम इन अ प्रॉपर एंड एडिक्वेट मैनर। बहुत बढ़िया। ये हमारे पास एक रोड मैप है कि कैसे सर किसी भी प्रोसेस को लर्न करने के समय कैसे एक इनिशियल से एंड रिजल्ट पे पहुंचा जाता है। तो ये रोड मैप काफी इंपॉर्टेंट है। जो भी विद्यार्थी तैयारी करते हैं किसी भी एग्जामिनेशन की, चाहे वो लीट हो, चाहे वो जेई हो, चाहे वो प्लेसमेंट ओरिएंटेड एग्जामिनेशन हो, सबसे पहला काम क्या है सर? सबसे पहला काम यह है कि जो भी आपका सिलेबस उसे कवर करो। कवर द एंटायर सिलेबस दैट इज मेंशन्ड बाय द वेबसाइट। जो मेंशन कर रखा है सारा का सारा सिलेबस आप कवर करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके तुरंत बाद जो भी चैप्टर्स आप लोगों ने पढ़ लिए उसको रिवाइज करो। बहुत सारे विद्यार्थी चैप्टर पढ़ लेते हैं लेकिन रिवाइज ही नहीं करते। उसके बाद क्या होता है, 2-3 महीने बाद पूरा का पूरा जो कंसेप्ट होता है वो ऑल क्लियर हो जाता है। दैट्स व्हाई यू हैव टू रिवाइज दिस सब्जेक्ट मल्टीपल टाइम so that you can sustain that concept in your brain. Third topic, that is one of the most important thing, is that solve the questions as much as you can. जितने भी क्वेश्चंस आपको लगते हैं कि इस कंसेप्ट से रिलेटेड हैं उसको सॉल्व करो और उसको देखो कि सर पीवाईक्यू में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे क्वेश्चन आपके पीवाईक्यू में आ रहे हैं वैसे ही क्वेश्चन का बेस लेके आप सॉल्व क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, जिससे आपका जो कंसेप्ट है वो और क्लियर होगा। आपको पेपर का पैटर्न पता चले कि अच्छा पेपर का पैटर्न इस आ रहा है, इसका टफनेस लेवल ये है, इसका इजीनेस लेवल ये है। इसके हिसाब से आप अपने सॉल्व एग्जांपल को जज करो, चेक करो, नए मेथड को एनालाइज करो, सो दैट आपका जो कंसेप्ट है वो और अच्छा हो। तो ये 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है एक स्टूडेंट के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दौरान। सबसे पहले सिलेबस खत्म करना, उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना, नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगाने, और फोर्थ इंपॉर्टेंट दैट इज टेस्ट सीरीज। जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं आप, टेस्ट सीरीज एक माध्यम होता है अपने आप को चेक करने का। आप कितने पानी में हैं, कितने पानी में डूबे हुए हैं, ठीक है, उसको चेक करने के लिए हम टेस्ट सीरीज लगाते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और उससे भी इंपॉर्टेंट है आपका एनालाइज करना। यू हैव टू एनालाइज योर टेस्ट सीरीज सो दैट यू कैन इंप्रूव योरसेल्फ। जितना आप टेस्ट सीरीज को एनालाइज करोगे उतना अपने आप को इंप्रूव कर ले जाओगे, ठीक है। इसलिए ऐसा नहीं कि टेस्ट में मार्क्स खराब आ रहे हैं तो मैं टेस्ट सीरीज को एनालाइज ही नहीं करूंगा, ऐसा नहीं होता। आप चेक करो कि मेरे नंबर कहां कट रहे हैं, मेरे जो कंसेप्ट में क्या दिक्कत आ रही है वो चेक करो, मेरा कैलकुलेशंस में एरर रहा है वो चेक करो। ये सारी चीजों को चेक करने के लिए आपका टेस्ट सीरीज होता है। क्या मैं 3 घंटे के लिए बैठ पाऊंगा भी कि नहीं बैठ पाऊंगा, मेरा एग्जामिनेशन 2 घंटे का है, 3 घंटे का है, क्या मैं उतने देर के लिए अपने माइंड को ट्रेन कर पा रहा हूं कि नहीं कर पा रहा, उन सब के लिए टेस्ट सीरीज होता है और उसकी एनालिसिस होती है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। सो दैट्स व्हाई यू मस्ट डू दैट। सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे पास सिलेबस, दैट इज सिलेबस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जाम को परस्यू करने का, अच्छे मार्क्स लाने का। सो दैट वुड बी द मैकेनिक्स सिलेबस। सारे के सारे कंसेप्ट आप लोगों ने कभी ना कभी देखे होंगे अपने मैकेनिक्स के फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में, अपनी इंटायर जर्नी के दौरान। ये सारे चैप्टर हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है और लीड के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है मैकेनिक्स में। सेम अगर फिजिक्स की बात करूं तो फिजिक्स में भी ऐसा ही होता है। ये सारे कंसेप्ट हैं जो कहीं ना कहीं पीवाईक्यू के टर्म्स में दिए गए हैं, सिलेबस में मेंशन है, और ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सभी लीड के एग्जामिनेशन के अगर बात करूं मैं। बहुत बढ़िया। चलो क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं कि कैसे मैं क्वेश्चन को अप्रोच करता हूं, क्योंकि सेशन का नाम ही क्या है, लर्न द प्रोसेस। कि सर अगर मैंने क्वेश्चन देखा तो क्वेश्चन देखने के बाद मुझे क्या करना चाहिए, क्या प्रोसेस होगा जिसको मैं एक्वायर करके एक लर्निंग तक पहुंच पाऊंगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग भी सवाल लगा रहे होंगे। पहला क्वेश्चन काफी आसान है, इसे कहते हैं मैकेनिक्स का टॉपिक दैट इज फ्रिक्शन। फ्रिक्शन से सवाल पूछा गया है, ठीक है। इस सेशन में जितने भी सवाल हैं वो कुछ ना किसी पीवाईक्यू में आए गए हैं या फिर कुछ अच्छे सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं जो यहाँ पे लिए गए हैं आपके जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मेरे पास मान लो ये सरफेस है, तो किसी भी सरफेस को जब आप किसी भी सरफेस पे आप ऑब्जेक्ट को ड्रैग करते हो, क्या करते हो, ड्रैग, ठीक है। आपने क्या करा, बॉडी को इस डायरेक्शन में क्या, मोशन, ठीक है। तो हमारे पास एक टर्म होता है दैट इज रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन ऑलवेज अ लॉ क्या करता है, उसको अपोज करता है, टू अपोज दैट बॉडी। बॉडी कहती है कि मैं जाना चाहता हूं लेकिन
मोशन उसको, फ्रिक्शन उसको रोकना चाहता है। सो फ्रिक्शन इज द फोर्स दैट अपोजिंग द मोशन। ठीक है, तो फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स होता है जो क्या करता है, आपके मोशन को अपोज करता है व्हेनेवर टू बॉडीज आर इन कांटेक्ट विद ईच अदर। अब सर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मेरी बॉडी को अपोज कर रहा है, मेरे को जाने नहीं दे रहा, तो क्या करना पड़ेगा, आपको फोर्स फ्रिक्शन फोर्स से अधिक लगाना पड़ेगा, जिससे क्या हो, आपका बॉडी मूव कर जाए। ठीक है, तो पेपर में बहुत ही फेमस सवाल है कि अगर बॉडी को मूव करना है तो फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, अप्लाइड फोर्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए। सो व्हेन द अप्लाइड फोर्स इज ग्रेटर देन लिमिटिंग फ्रिक्शन देन यू कैन से दैट द बॉडी इज इन डायनेमिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो ये कुछ और क्लासिफिकेशन है, लेकिन इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन इज द फोर्स दैट रेजिस्ट द मोशन व्हेन द सरफेस ऑफ वन कम्स इन कांटेक्ट विद द अदर सरफेस। ठीक है, इस सरफेस से कांटेक्ट में जैसे दूसरा ऑब्जेक्ट आया, ठीक है, इसको अपोज करने का काम करता है हमारे पास फ्रिक्शन। ठीक है, साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए सर काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, इसके बारे में पूरी कहानी, वर्क एनर्जी पावर कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि सर वर्क क्या होता है, एनर्जी क्या होती है, पावर क्या होती है। कोलिजन, जब दो बॉडीज कोलाइड करते हैं तो क्या होता है, उसका सारी की सारी स्टेटमेंट वो आपको पता होनी चाहिए। चलो बात करते हैं आगे। ठीक है, द यूनिट ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ये थर्ड यूनिट का कंसेप्ट है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है हमारे पास, ठीक है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, अब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है कि मेरे पास जो भी किसी बॉडी का एक, मेरे पास ये बॉडी है, ये इसका क्या है, सेंटर ऑफ एक्सिस, सेंटर ऑफ मास। ठीक है, मैंने एक डिस्टेंस ले लिया दैट इज डीएम। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास से इस डिस्टेंस तक क्या दूरी है, दैट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, सो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इज डिफाइंड एज या फिर मास या फिर एरिया, या तो आप मास लीजिए या फिर एरिया लीजिए। ठीक है, सर मास किसका लेंगे, 3D ऑब्जेक्ट्स का। ठीक है, जैसे मेरे पास क्यूबॉइड हो गया, स्फेयर हो गया, ठीक है, कोन हो गया, इसमें क्या होता है, मास होता है। सर एरिया किसका लेंगे, एरिया लेंगे आप 2 डायमेंशन फिगर्स का। ठीक है, जैसे रेक्टेंगल हो गया, सर्कल हो गया, सेमी सर्कल हो गया। ठीक है, इसका एरिया लेंगे और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस के स्क्वायर। ठीक है, दैट इज डिफाइंड एज द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो अगर बात करूं मैं किसकी, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ 2 डायमेंशन बॉडी, तो क्या होगा सर, मेरी एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर, डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है सर, मीटर, लेकिन इसका क्या है, स्क्वायर। सो द यूनिट वुड बी मीटर की पावर 4। ठीक है, इसे कहते हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का यूनिट, दैट इज मीटर की पावर 4। ठीक है, कोई पूछे सर मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब होता है कि एक ऐसी बॉडी जिसके पास मास है, तो यह आपका क्या हो जाएगा, केजी इंटू में मीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से हमें रिलेट करना चाहिए होता है कि सर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या यूनिट होती है, सर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कैसी क्वांटिटी है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया टेंसर क्वांटिटी है। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स अनदर क्वेश्चन। काफी अच्छा क्वेश्चन है, मूवमेंट से पूछा गया है कि सर जो मूवमेंट होता है वो क्या करता है। तो किसी भी बॉडी पे अगर आप फोर्स लगाओ और उस बॉडी की टेंडेंसी ऐसी हो कि वो रोटेट करे अपने आप को, दैट इज नोन एज मूवमेंट। जैसे मान लो मेरे पास ये मार्कर है, मैंने इसे फोर्स लगाया ऐसे, अब बॉडी की टेंडेंसी क्या है कि ये इस डायरेक्शन में रोटेट करे, दैट इज नोन एज अ मूवमेंट। ठीक है, ये मेरे पास एक बीम है, ये इससे जुड़ा हुआ है, मैंने एक फोर्स लगाया F। ठीक है, अब ड्यू टू दिस फोर्स द बॉडी हैविंग अ टेंडेंसी टू रोटेट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो जब भी आप फोर्स लगाओ और बॉडी की टेंडेंसी क्या हो, रोटेट करने की, उसे कहते हैं मूवमेंट। क्या कहते हैं, मूवमेंट। ठीक है, अब कुछ बातें हैं जो इंपॉर्टेंट है। मूवमेंट एट पॉइंट ओ क्या होगा सर, फोर्स इनटू में जो भी इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। इसकी सर यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है सर न्यूटन मीटर। सर कैसी क्वांटिटी है, ये है वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो ये सारी बातें भी आपको ध्यान होनी चाहिए किसकी, मूवमेंट से। ठीक है, अब बात करते हैं सवाल की। तो ये सवाल कहता है व्हाट डू यू मीन बाय मूवमेंट, सो द टेंडेंसी ऑफ रोटेशन ऑफ बॉडी अलोंग एन एक्सिस। अगर आपने फोर्स लगाया बॉडी की टेंडेंसी की वो रोटेट हो जाए अपने एक्सिस के अलोंग, दैट इज नोन एज अ मूवमेंट। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी, और ये पेपर में आया हुआ सवाल है, इसलिए कहा जाता है कि आप पीवाईक्यू को जज करें, पीवाईक्यू को एनालाइज करें, ताकि आपको पता चले कि मुझे कितना पढ़ना है। बहुत बढ़िया। ठीक है, इफ यू आर विलिंग टू परचेज दिस कोर्स व्हाट वी आर ऑफरिंग, यू मस्ट अवेयर फ्रॉम सच काइंड्स ऑफ थिंग्स।
पहले सबसे पता होना चाहिए कि सर हम लीड के एग्जामिनेशन देते क्यों हैं। लीड के एग्जामिनेशन इसलिए देते हैं विद्यार्थियों, ताकि कोई भी विद्यार्थी जो डिप्लोमा के फाइनल ईयर में हो वो सेकंड ईयर के बीटेक में एडमिशन ले सके। बहुत ही आसान प्रोसीजर है। हर स्टेट का अपना लीड एग्जामिनेशन होता है, उसका अपना सिलेबस होता है, उस सिलेबस को कवर करने के लिए हम देते हैं लीड के एग्जामिनेशन। जैसे अगर बात करूं दिल्ली की, तो दिल्ली में अपने लीड के एग्जामिनेशन होते हैं, आईपीयू लीड, डीटीयू लीड। अगर बात करूं मैं पंजाब में, तो पंजाब का अपना लीड होता है, दैट इज पीयू लीड। हरियाणा लीड का अपना एग्जामिनेशन होता है। तो हर लीड का अपना पैटर्न है, हर लीड के अपने सिलेबस है, हर लीड का अपना प्रोसीजर है, ठीक है। तो सबको पता करना चाहिए कि सर अगर आप हरियाणा लीड देना चाहते हैं तो क्या सिलेबस होना चाहिए, अगर आप दिल्ली के लीड देना चाहते हैं, आईपीयू डीटीयू लीड देना चाहते हैं, तो क्या सिलेबस होना चाहिए, क्या उसका पीवाईक्यू होना चाहिए, ये सब मेथड पता होने चाहिए, ठीक है। दूसरा, जीसीसी में आपको ऑफलाइन क्लासेस और ऑनलाइन क्लासेस दोनों दी जाती है, ठीक है। तो अब क्या होते हैं, बहुत सारे विद्यार्थी ऑनलाइन जुड़ते हैं, ठीक है। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही बहुत अच्छे होते हैं। जैसा भी आपको अच्छा लगे आप इसमें कनेक्ट हो सकते हैं किसी भी टीचर से, क्योंकि कंटिन्यूसली अगर आपको टीचर की मेंटरशिप मिलती है, एक हेल्प मिलती है, तो रैंक सिक्योर करने की जो पॉसिबिलिटी वो बढ़ जाती है, ठीक है। दैट्स व्हाई यू शुड कम अंडर द मेंटरशिप ऑफ सम ऑफ द टीचर, ठीक है। बाकी टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो विद्यार्थी कहते हैं कि सर मुझे कोई भी लीड देना है, उसको टेस्ट सीरीज देनी ही चाहिए। टेस्ट सीरीज काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन टेस्ट सीरीज ऐसे नहीं देते, पहले पूरा सिलेबस खत्म करते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, पीवाईक्यू लगाते हैं, फिर टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करते हैं। दूसरा, टेस्ट सीरीज जो होनी चाहिए वो सारी की सारी पीवाईक्यू से रिलेट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पूछा गया है कुछ पेपर में और हम टेस्ट सीरीज में कुछ और पूछ रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। टेस्ट सीरीज जो होनी चाहिए वो पीवाईक्यू से ओरिएंटेड होनी चाहिए। और यहाँ आपको जो टेस्ट सीरीज मिलती है वो बहुत हद तक पीवाईक्यू और फिर जो आने वाले एग्जामिनेशन हो सकते हैं उनके बेस पर बनाई जाती है, ठीक है। स्टडी मटेरियल, अपनी बैच, सब कुछ आपको मिल सकता है। आप आराम से अपना विजिट कर सकते हैं वेबसाइट और टेलीग्राम चैनल, ठीक है। ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, ये क्वेश्चन पूछा गया लॉज ऑफ मोशन से, ठीक है। लॉज ऑफ मोशन काफी अच्छा सवाल है। जो विद्यार्थी जो करते हैं वो तो करते ही हैं, है ना। लेकिन इस कंसेप्ट का नाम है कि अगर मान लो लिफ्ट में मोशन हो रहा है तो मेरी क्या टेंडेंसी होगी। तो ये मान लो मेरे पास क्या है, एक लिफ्ट है। लिफ्ट में क्या होता है, एक वेट होता है, ये हो गया इसका मास, टेंशन हो गया इसका ऊपर की तरफ, दैट इज टी। अब इसमें लिखा है कि जो मेरी बॉडी है वो क्या कर रही है, ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रही है, द बॉडी इज मूविंग इन। ये मेरे पास क्या हो गया इसका एक्सेलरेशन। अगर बॉडी ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रही है तो हम यूज करेंगे दैट इज एफ नेट इज इक्वल टू में एम ए। अब मुझे बताओ इस बॉडी पे लगने वाला नेट फोर्स क्या है सर, दैट इज टी माइनस में एन जी। क्यों, मेरा सर टेंशन ज्यादा है तभी तो मेरा एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ होगा, इज इक्वल टू में एम इंटू में ए। इसको इधर लेके जाओ तो टेंशन की वैल्यू क्या आ गई, एम इंटू में जी प्लस में ए। एम की वैल्यू क्या है सर, एम की वैल्यू है 50 kg, इसको पुट कर दो, दैट इज 50 kg। जी की वैल्यू क्या है सर, दैट इज 10, और इसकी वैल्यू क्या है सर 9। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा, क्या करूंगा, इसको सॉल्व करूंगा, तो मेरे पास जो टेंशन की वैल्यू आएगी वो आएगी 950 न्यूटन। लेकिन सर वो पूछ क्या रहा है, वो पूछ रहा है व्हाट वुड बी द रीडिंग ऑन द वेटिंग स्केल। इस पे एक वेटिंग स्केल लगा हुआ है तो उस पे क्या वेट आएगा, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। सर वेट होता है मेरे पास m इंटू में g, ठीक है। अगर मेरे पास फुल दे रखा है 950 न्यूटन्स, दैट इज 950 न्यूटन्स अपॉन में 10, दैट वुड बी द मास, ठीक है। सो जो मास वेटिंग स्केल मेजर करेगा वो कितना करेगा सर, 95 kg, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ऐसे बहुत सारे सवाल आपके पेपर में पूछे जाते हैं, तो कैसे करेंगे वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले फिगर बनाएंगे, इसका एफबीडी बनाएंगे, क्या फॉर्मूले लग रहे हैं वो पता होना चाहिए। ये फॉर्मूला कैसे आया सर, ये फॉर्मूला है सेकंड लॉ ऑफ मोशन की वजह से, इसे कहते हैं लॉ ऑफ एक्सेलरेशन, और जो किससे निकलता है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन से निकलता है, ठीक है। जब भी हम पढ़ते हैं, ठीक है, तो हमें सारी बातें क्लियर होनी चाहिए कि सर जो फॉर्मूले वो कहां से आ रहे हैं, या आपने टी माइनस एम जी क्यों लिखा, एम जी माइनस टी क्यों नहीं लिखा, है ना। ये सारे के सारे कंसेप्ट हैं जो क्लियर होने चाहिए। सर मेरा टेंशन आ रहा है 950 न्यूटन, लेकिन सर वेट मेरा कैसे निकलेगा, कि वेट की स्केल क्या मेजर कर रहा है, तो दैट वुड बी कंसीडरेबल। जब आपको ये सारा की सारी चीजें पता होनी, ये सारी की सारी कहानी पता होनी चाहिए, ठीक है। सो जब आप कोई भी कंसेप्ट पढ़ते हैं तो उस पर सवाल लगाते हैं, तो सवाल लगाने के बाद आपको पता चलता है कि अच्छा कंसेप्ट ये कहना चाह रहा था, ठीक है। तो पूरी की पूरी प्रोसेस को लर्न करने का एक वे होता है जो काफी इंपॉर्टेंट है। बहुत बढ़िया, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है किससे, प्रोजेक्टाइल मोशन से, ठीक है। अब जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है वो कैसे होता है, इस तरह से होता है, ठीक है। प्रोजेक्टाइल मोशन एक कैसा मोशन है, एक ऐसा मोशन है जो 2 डायमेंशन में होता है सर। 2 डायमेंशन मतलब
एक ऐसा मोशन जो x के अलोंग भी हो और y के अलोंग भी हो, ठीक है। तो मान लो आपने किसी को फेंका विद वेलोसिटी u, तो एक कंपोनेंट होगा x के अलोंग दैट इज ux और एक कंपोनेंट होगा आपके पास uy, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि सर इनमें से कौन से स्टेटमेंट ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ क्या रहा है पहले पढ़ना चाहिए। अ बॉल इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड्स एट अ सर्टेन एंगल विद द हॉरिजॉन्टल व्यू, द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट एट द हाईएस्ट पॉइंट। अब जब भी मैं किसी भी बॉल को प्रोजेक्ट करता हूं एट द हाईएस्ट पॉइंट क्या होता है सर, एट द हाईएस्ट पॉइंट मेरे पास दो वेलोसिटी होती हैं दैट इज vx एंड vy, ठीक है, ठीक है। आ गई मेरे पास हाईएस्ट पॉइंट। अब सर जब मैं प्रोजेक्टर मोशन पढ़ता हूं तो मेरी बॉल ऊपर की तरफ जाती है, एक हाईएस्ट पॉइंट पे रीच करती है और फिर वो नीचे की तरफ आती है ना? हाँ जी सर बिल्कुल आती है। तो सर ऐसा हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होता है कि मेरी बॉल नीचे की तरफ आती है? होता ये है कि जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो पहले घटती है। क्यों घटती है सर? मेरा मोशन हो रहा है ऊपर की तरफ और ग्रेविटी लग रही है नीचे की तरफ। तो एट दी हाईएस्ट पॉइंट क्या होगा? एट दी हाईएस्ट पॉइंट मेरी जो वेलोसिटी है वो हो जाएगी शून्य है। द वर्टिकल वेलोसिटी वुड बी 0 और जो आपकी वेलोसिटी होगी हॉरिजॉन्टल वो पूरे के पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होती है? कांस्टेंट होती है, ठीक है। पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो क्या होगी? कांस्टेंट होगी, दैट इज u cos थीटा, ठीक है। तो ये पे क्या आया? दैट इज u cos थीटा, ठीक है। तो यहां भी क्या आएगा? u cos थीटा। इसका मतलब सर एट दी हाईएस्ट पॉइंट जो मेरा वर्टिकल वेलोसिटी है वो तो शून्य हो जाएगा, लेकिन जो मेरा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो क्या आएगा? उसकी कुछ वैल्यू होगी दैट इज u cos थीटा, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज नॉट जीरो, ठीक है, बहुत बढ़िया। एक्सेलरेशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज जीरो, वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक है। जो वेलोसिटी होगी वो कहां होगी? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगी। बिल्कुल सर, ये तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। क्यों सर? क्योंकि एट द हाईएस्ट पॉइंट क्या होता है? वर्टिकल वेलोसिटी क्या होती है? शून्य हो जाती है। तो जो भी वेलोसिटी हुई वो किस डायरेक्शन में हुई? आपकी एक्स एक्सिस के अलोंग, ठीक है। तो जो भी आपका वेलोसिटी है प्रोजेक्टाइल का वो किसके अलोंग होगी? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगी, ठीक है। तो दिस ऑप्शन वुड बी सी, ठीक है। अब प्रोजेक्टाइल मोशन से बहुत अच्छे सवाल बनते हैं। एक अच्छा सवाल है जो काफी इंपॉर्टेंट है, जिसको मैं यहां डिस्कस, ये वाला तो काफी बढ़िया है, ठीक है। एक क्वेश्चन है प्रोजेक्टाइल मोशन का जो बहुत ही अच्छा है, ये वाला, ठीक है। जब बात करता हूं प्रोजेक्टाइल मोशन की तो मैं कुछ टर्म्स होते हैं, ठीक है, दैट इज रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट एंड द हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। तो कह रहा है कि सर अगर मेरे पास रेंज सेम है तो मेरे पास कौन कौन से एंगल होंगे, है ना। कह रहा है टू स्टोन्स आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम द सेम पॉइंट एट द सेम स्पीड। दो मेरे पास ऑब्जेक्ट हैं, स्टोन्स हैं, उसको मैंने एक पॉइंट से फेंका जिसकी वेलोसिटी भी क्या है? सेम है। मतलब सर एक ऐसे और एक ऐसे, बहुत बढ़िया। एक की सर एंगल कितना है? 30 और एक एंगल कितना है? 60 डिग्री। कोई दिक्कत होनी चाहिए नहीं वैसे। दैट वुड बी 30 एंड दैट इज 60 डिग्री, है ना। एक एंगल 30 है, एक एंगल 60 है। तो कह रहा है कि सर दोनों का रेंज क्या होगा? मान लो इसकी वजह से रेंज होता है R1, तो इसकी वजह से रेंज क्या होगा? R2, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ गए? दो रेंज आ गए, ठीक है। अब एक छोटा सा पॉइंट है जिससे हम बात करते हैं कि जब भी आपका जो एंगल होता है वो क्या होता है? थीटा होता है और 90 माइनस थीटा होता है। वेन एवर एंगल इज थीटा एंड 90 माइनस थीटा, द रेंज इज सेम। आपका जो रेंज होता है वो क्या होता है? सेम होता है, ठीक है। तो मुझे पता है कि सर मेरे पास एक एंगल बन रहा है क्या? 60 डिग्री, ठीक है सर। एक एंगल बन रहा है सर 30 डिग्री। अगर मैं इसको मान लूं थीटा, ठीक है, तो ये वाला एंगल क्या हुआ? ये हुआ 90 माइनस में थीटा, ठीक है। और अगर इस तरह की चीजें होती हैं कि एक एंगल बनता है थीटा, दूसरा बनता है 90 माइनस थीटा, तो जो रेंज होगी वो क्या होगी? ठीक है। ये काफी अच्छा सवाल है जिसको आईपीयू 2022 में पूछा गया था, ठीक है। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको अगर आप फॉर्मूले के तरीके से करोगे ना तो आपको 1-1.5 मिनट लग जाएगा। पहले आप रेंज का फॉर्मूला लिखोगे, ठीक है, यू स्क्वायर बाई जी साइन टू थीटा, फिर दोनों को इक्वेट करोगे, फिर दोनों में रिलेशन बैठाओगे, ठीक है, इसमें समय लग जाता है। इसलिए आपको हर नोट पॉइंट का आइडिया होना चाहिए, ठीक है। दैट्स वाई आपको हर कंसेप्ट का आइडिया होना चाहिए ताकि आप क्वेश्चन जब देखो तो उसको जल्दी से जल्दी कर सको। वो कैसे करोगे? जब कंसेप्ट की क्लियरिटी होगी, है ना। So that's why concept clarity is important in this entire session. तो एक छोटा सा क्वेश्चन है जो पूछा गया था बहुत बढ़िया तरीके से। सारे क्वेश्चन नहीं ले पाऊंगा मैं अब।
तो ये वाला क्वेश्चन काफी बढ़िया है, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको मैं हर जब भी सेशन लेता हूँ तो डिस्कस करता हूँ, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों सर? अगर आप देखोगे, ठीक है, किसी पीवाईक्यू में देखोगे तो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत बार आया गया है। क्या सर? मेरे पास एक डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है, ठीक है, लिख दो सर, एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू में 2 टाइम्स ऑफ टी की क्यूब प्लस में टी की स्क्वायर प्लस में 2t, ठीक है, बहुत बढ़िया सर, ठीक है। ये मेरे पास क्या दी हुई है, इक्वेशन दी हुई है विद्यार्थियों, दैट इज डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दी हुई है। पूछ रहा है द टाइम वेरिएशन ऑफ द पोजीशन ऑफ अ पर्टिकुलर पार्टिकल इन रेक्टिलिनियर मोशन इज गिवन बाय दिस इक्वेशन, ठीक है। एक मेरे पास मोशन है जो हो रहा है, उसकी इक्वेशन दी हुई है। इफ v इज द वेलोसिटी एंड a इज द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज कंसिस्टेंट यूनिट्स, मतलब v मीटर पर सेकंड में है और a मीटर पर सेकंड स्क्वायर में है, तो मोशन अगर स्टार्ट हुआ है तो बताओ v की वैल्यू क्या होगी और a की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। अब ये काफी अच्छा क्वेश्चन क्यों है? क्योंकि भाई वो मुझसे पूछ रहा है कि बताओ वेलोसिटी क्या होगी, व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी एंड व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन व्हेन t इज इक्वल टू में 0। तो सर पहले वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। हाँ जी सर, निकाल लेंगे, ठीक है। तो वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी होती है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, या फिर आपका डिस्प्लेसमेंट में कितना चेंज आया है, ठीक है, दैट इज। अब हम क्या इसको डेरिवेटिव में लिखते हैं, d ओवर में dt ओवर में xt, ठीक है। दैट इज डिफाइंड बाय वेलोसिटी। वेलोसिटी इज डिफाइंड एज चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज चेंज इन वेलोसिटी। अब जो चेंज होता है वो रिप्रेजेंट किया जाता है किससे? डेरिवेट से। मतलब अगर मैं xt को डेरिवेट करूं तो मुझे क्या मिलेगा? वेलोसिटी। वेलोसिटी को डेरिवेट करूं तो मुझे क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को भी डेरिवेट करूं तो मुझे क्या मिलेगा? जर्क। ये पूरा का पूरा जो चेन है वो काफी इंपॉर्टेंट है आपके पॉइंट, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। इसको डेरिवेट करो सर, हो जाएगा सर। इसको आगे ले आओ। अब इसको डेरिवेशन नहीं आती, उसको पता होना चाहिए कि d ओवर में dt t की पावर में n इज इक्वल टू में n इंटू में t n माइनस में 1। इसका मतलब क्या है सर? अगर मैं t की पावर n को डेरिवेट करता हूं तो क्या आ जाएगा? n को आगे ले आओ, t की n माइनस 1 कर दो, दैट वुड बी द डेरिवेटिव ऑफ t की पावर n। सेम मैं यहां करूंगा, 2 को मैंने यहां रख दिया, ठीक है। t की क्यूब को मुझे करना है डेरिवेट, दैट वुड बी 3t स्क्वायर, बहुत बढ़िया सर, प्लस में ये मेरे पास t स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा सर? 2 इंटू में t प्लस में 2, t की पावर 1, इसका डेरिवेट क्या होगा? इन सबको ऐड कर दो, दैट इज 6t स्क्वायर प्लस में 2t प्लस में 2। मुझे क्या निकालना है सर? मुझे निकालना है वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू में 0। पुट कर दो, ठीक है। तो वेलोसिटी आएगी एट t इज इक्वल टू में 0, ठीक है। सब में पुट कर दो तो क्या आएगा? 2 की वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो यहां से वेलोसिटी क्या निकल के आ गई? 2 मीटर पर सेकेंड। अब सर इसमें तो बता चलता किया सर, या तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा या फिर इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। ए और बी तो कट गए, है ना, क्योंकि वी क्या आ रहा है? वी आ रहा है 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब ए की वैल्यू आप निकालो और कमेंट सेक्शन में बता दो क्या आ रहा है, ठीक है। ए कैसे निकालेंगे सर? ए निकालेंगे, ए ऑफ टी इज डिफाइंड एज डी ओवर में डी टी इंटू में वी टी। वेलोसिटी को डेरिवेट करो एक बार, क्या आ जाएगा? एक्सेलरेशन। उस टर्म में टी की वैल्यू को 0 में करो, क्या आ जाएगा? एक्सेलरेशन। ये आईपीयू लीड 2022 का क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन हर बार आ रहे हैं आपके आईपीयू लीड के पेपर में, 22 में, 21 में, 20 में, 19 में, ठीक है। लेकिन थोड़ा मॉडिफिकेशन हो रहा है, लेवल बढ़ रहा है, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि कंसेप्ट क्या है। कंसेप्ट तो बिल्कुल सिंपल है कि सर डिस्प्लेसमेंट को डेरिवेट किया, वेलोसिटी मिला, वेलोसिटी को डेरिवेट किया तो मुझे एक्सेलरेशन मिला, एक्सेलरेशन को डेरिवेट किया तो मुझे जर्क मिला, है ना। ये चेन है। लेकिन सर सवाल कैसे बन सकते हैं, वो और क्या पूछ सकता है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? नंबर ऑफ क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। दैट्स व्हाई यू कैन प्रोसीड। बहुत बढ़िया, ये काफी बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो आया हुआ है आपके पेपर में, ठीक है। इसको बार बार डिस्कस किया आता है, ठीक है। व्हेन अ बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम द गन इट इज रिकॉइल्ड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन ड्यू टू, ठीक है। तो जब भी मैं बुलेट को फायर करता हूं उसकी एक बैकवर्ड डायरेक्शन होती है, वो क्यों होती है, ठीक है। इसे हम पढ़ते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है? एक बंदूक है, ठीक है, बस बढ़िया सी बंदूक है, ठीक है। अब अगर मैं इस बंदूक का करता हूं फायर, क्या करता हूं? फायर, ठीक है। तो ये क्या होता है? अगर फायरिंग यहां हो रही है,
क्या हो रही है, फायरिंग यहां हो रही है, तो क्या होगा, गन भी कुछ ना कुछ बैकवर्ड डायरेक्शन लेगी। अब ये बैकवर्ड डायरेक्शन जो हो रही है वो क्यों हो रही है, इसे कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में हम कहते हैं कि जो मोमेंटम है वो क्या कंजर्व्ड है, ठीक है। फायरिंग से पहले का जो मोमेंटम होगा, फायरिंग के बाद का जो मोमेंटम होगा वो क्या होगा, सेम होगा। तो दैट इज नोन एज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जो कहता है कि सर आपका जो मोमेंटम है, जब आपने फायर किया और आपका जो मोमेंटम है इम्पैक्ट फायरिंग से पहले और फायरिंग के बाद वो क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। तो हम इसे पढ़ते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन काफी इंपॉर्टेंट है, रिकॉइल ऑफ द गन काफी इंपॉर्टेंट है। अब पूछता है कि सर रिकॉइल ऑफ द गन में बैकवर्ड मूवमेंट पीछे की तरफ क्यों हुआ, टू satisfy the Newton third law of motion that states that every action has equal and opposite reaction, ठीक है। कंसेप्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम का, निकालते लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम से, लेकिन जो डायरेक्शन होती है बैकवर्ड में वो होती है ड्यू टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। तो न्यूटन के सभी लॉ, ठीक है, इंपल्स, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम, ठीक है, फोर्स टाइम कैरेक्टरिस्टिक्स, सारी की सारी क्या इंपॉर्टेंट है आपके पॉइंट, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। ये कुछ रिजल्ट हैं, ठीक है, जो हर बार आपको बताए जाते हैं, ठीक है, कि क्या क्या हमारे रिजल्ट रहे पिछले 8 वर्षों से। अगर हम जीसीसी का रिजल्ट आप लोग वेबसाइट पे भी चेक करोगे, ठीक है, तो रैंक 1 का जो होल्डर है वो यहीं से निकल रहा है, ठीक है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे बच्चे एक अच्छे वे में पढ़ते हैं, उनकी तैयारी काफी अच्छे से होती है। तो अगर आप भी एक अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल बैच में एनरोल कीजिए, ठीक है। जो नेक्स्ट 15 अक्टूबर का जो आज का जो शेड्यूल था वो कुछ ऐसा था कि आज हमारी 3 क्लास हुई 9 से लेके 3 तक, ठीक है। तो इन सभी क्लासेस में पहले कुछ क्लासेस होती है, मैकेनिक्स होती है, फिजिक्स होती है, फिर रीजनिंग होती है, तो पूरा का पूरा सिलेबस आपका डिफाइंड होता है, क्लासेस पूरी डिफाइंड होती है। तो आपको जब आप बैच में एनरोल करते हो तो सारा का सारा कंटेंट आपको अच्छे से मिलता है, सारी की सारी आपको मेंटरशिप अच्छे से मिलती है, आप अच्छे से स्टूडेंट के साथ इंटरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि जितना आप अपनी आप से मेहनत कर लोगे उतना बेहतर है, ठीक है। At the end, you must be aware from that don't give up. The beginning is always the start is hardest. जब भी किसी काम को शुरू करते हैं तो वो हमेशा हार्डेस्ट होती है। जब हम कोई भी काम शुरू करते हैं तो वो बिल्कुल हार्ड होगी ही, क्योंकि हमें उसके बारे में कुछ नहीं पता। जैसे हम सबको करते जाते हैं करते जाते हैं करते जाते हैं, क्या होता है, हमारे अंदर वो परफेक्शन आ जाती है, ठीक है। अब जैसे मान लो मुझे कोई एग्जाम देना है, ठीक है, तो उस एग्जाम में परफेक्शन कैसे आएगा, जब मुझे उसके बारे में पूरे का पूरा पैटर्न पता होगा, है ना, उसके बारे का सारा सिलेबस पता होगा, मैंने टेस्ट सीरीज दे रखे होंगे, ठीक है। लेकिन आपको शुरुआत तो जल्दी ही करनी पड़ेगी, है ना। कहते हैं कि पूर्व तैयारी और पूर्ण तैयारी, ठीक है, दोनों ही होनी चाहिए। तो आपको पूर्ण तैयारी भी करनी है और पूर्व तैयारी भी करनी है, पहले से शुरू कर देनी है। पूर्व तैयारी ही अंजाम होती है पूर्ण तैयारी का, ठीक है। तो आपको शुरुआत से ही शुरू करना है ताकि आपकी जो प्रैक्टिस है वो अच्छी हो जाए, ठीक है। बट आप हमेशा फील करोगे कि जो भी स्टार्टिंग में जो चीजें होती है वो बहुत अच्छे से नहीं हो पाती, लेकिन हम अगर थोड़ा सा एफर्ट डालते हैं, ठीक है, तो हमें क्या होगा, एक सारी की सारी चीज समझ में आएगी। क्यों, हमें अपने स्टार्टिंग में अगर आपने अपने आप को स्टेबल कर लिया तो एंड में हम अपने आप को स्टेबल तो बड़ी आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स व्हाई ऑलवेज अंडरस्टैंड दिस कोड। ये रोड मैप काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अपने जो भी सिलेबस उसे कवर करिए, है ना। ये पूरा स्टेप्स है किसी ना किसी प्रोसेस को पहुंचने का, ठीक है। सारे के सारे सिलेबस को कवर करो, अपने सब्जेक्ट्स को रिवाइज करो मल्टीपल टाइम्स, क्वेश्चन लगाओ जो कि सॉल्व हो, टेस्ट सीरीज में बैठो, उसको एनालाइज करो, तभी आप एक पूरे के पूरे प्रोसेस को खत्म कर सकते हो और उसको सीख सकते हो अच्छे से, ठीक है। ये आदित्य नाम का लड़का है ना, इसका रैंक 1 है स्लाइड में, ठीक है। अभी स्लाइड में इसके पास इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में सीट है, तो काफी मौज मस्ती चल रही है इसकी, ठीक है। स्टेटस पे स्टेटस डल रहे हैं, ठीक है। सामान्य से बच्चे यहाँ आते हैं और एक अच्छी रैंक निकाल के ले जाते हैं अच्छे कॉलेज में, जिससे उनके आगे वाला जीवन काफी बढ़िया जाता है। मैं ये नहीं कहता कि भाई बीटेक ही करो, नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज आर देयर फॉर डिप्लोमा स्टूडेंट्स, यू कैन गो फॉर जेईई एग्जामिनेशन, यू कैन गो फॉर द प्लेसमेंट एग्जामिनेशन, बट if you are willing to read then definitely you must here and you have to prepare in a well manner, ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो, ठीक है। इस कुछ भी सेशन में कमी पेशी रह गई हो तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं, है ना। ये पूरे के पूरे सेशन को बनाने का एजेंडा सिर्फ यही है कि आप देखें कि सर कैसे क्वेश्चन होते हैं, क्या क्या टेक्निक्स होती हैं क्वेश्चन को करने की,
कैसे मैं उस क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी कर सकता हूं। और अगर आप लोग भी इन सबको करने की इच्छा रखते हैं तो पढ़ना शुरू कर दीजिए। मैं ये नहीं कहता कि भाई यहीं आके पढ़ो, लेकिन आप जहां भी पढ़ रहे हैं अच्छे से पढ़ो, जिस भी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो अच्छे से पढ़ो, जैसी भी स्टडी कर रहे हो अच्छे से करो, एक पैटर्न है उसको अच्छे से देखो, तभी आपका जो रिजल्ट है वो अच्छा होगा। ठीक है, इफ यू रियली वांट टू अचीव समथिंग योर एंटायर फेस मस्ट बी इन अ गुड मैनर। ठीक है, आपको सब कुछ अच्छे से करना पड़ेगा, आपको हर स्टेप अच्छे से रखना पड़ेगा एक एंड तक पहुंचने में। इसका मैं स्टेप 2 भी, एक सेशन 2 भी लेके आऊंगा जिसमें और क्वेश्चन डिस्कस करूंगा कि सर और क्वेश्चन कैसे आते हैं आईपीयू लीट में, डीटीयू लीट में, हरियाणा लीट में, पंजाब लीट में, स्लाइड लीट में, फेस का कैसा पैटर्न रहता है उन सबको डिस्कस करूंगा मैं इस पूरी के पूरी सीरीज में, जिसका नाम है लर्न दी प्रोसेस। आपको प्रोसेस पता होनी चाहिए ताकि आप एक अच्छा कॉलेज में एडमिशन ले सको और एक अच्छा बीटेक की जर्नी अचीव कर सको। थैंक यू फॉर लिसनिंग माय वॉइस। कुछ भी कमी पेशी रही होगी तो मुझे बताना, कुछ भी अच्छा लगा होगा तो वो भी बताना, कुछ नए क्वेश्चन होंगे जो मैं अगली क्लास में डिस्कस करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।